हेलो दोस्तों, ये जीएफआर का पार्ट सेकंड है। कल मैंने कोशिश की थी कि पार्ट वन में ही सारी चीज़ें कवर कर सकूं, पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसमें मैं उन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। तो शुरू करेंगे वहीं से जहां कल एंड किया था। कल हम देख रहे थे जो इंक्वायरीज़ होती हैं, टेंडर इंक्वायरीज़ होती हैं, उनके बारे में देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के बारे में। उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी क्या होती है? इसमें हम नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं अपने वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टाइज करते हैं, इसलिए इसे हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कहते हैं। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी क्या होती है? इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है सेलर्स की, और उनमें से हम सेलर्स से मतलब जो लोएस्ट रेट पे हमें सामान गुड्स प्रोवाइड कराता है, उससे हम परचेज़ करते हैं। सिंगल टेंडर इंक्वायरी, और देखते हैं पहले सिंगल टेंडर इंक्वायरी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जो जिनके लिए मार्केट में हम पब्लिक डोमेन में जिनको लाना मतलब सही नहीं होता है, और उनके लिए जो सोर्स हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो हम उनसे क्या करते हैं, जो सेलर है मतलब जिससे हम ख़रीदना चाहते हैं गुड्स को, वो सिंगल ही सोर्स होता है। आइदर उसके पास मतलब ऐसी कुछ चीज़ हो जिसका पेटेंट उसके पास हो, वो ऑन करता हो, और उस किसी के पास ना हो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हुआ या कोई ऐसे टूल्स हुए जो और किसी कंपनी के पास नहीं है या बहुत रेयर केस में ही मिलते हैं। तो इसमें हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी को प्रैक्टिस करते हैं। और आता है टू स्टेज बिडिंग। टू स्टेज बिडिंग में देखा था हमने कि इसमें दो टाइप की बिडिंग कराई जाती है। एक होती है टेक्निकल बिडिंग, दूसरी होती है फाइनेंशियल बिडिंग। टेक्निकल बिडिंग में हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के चेक करते हैं, और फाइनेंशियली बिड में देखते हैं हम कि उसमें कितना कॉस्ट है उसका। दोनों को अगर कंपेयर किया जाता है और अगर हमारे अकॉर्डिंग वो सेट बैठता है तो उसे हम परचेज़ करते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। रिवर्स ऑक्शन होता क्या है? पहले नॉर्मल ऑक्शन देखते हैं। नॉर्मल ऑक्शन में क्या करते हैं हम? मान लीजिए कि हम कहीं गए सामान परचेज़ करने, और हमारे जैसे मान लो कि ये ए है, ये भी गया परचेज़ करने, बी भी गया परचेज़ करने, और सी भी गया कहीं से सामान। जैसे मान लो ए, बी, सी और डी, ये चारों गए यहाँ से सामान परचेज़ करने। तो अब नॉर्मल ऑक्शन में क्या होता है कि ये गया यहाँ पे, पूछा तो इसने बताया 100 रुपये। अब ये भी गया तो इसने बोला कि और लोग आ रहे हैं तो दाम बढ़ा दिया। फिर इससे आया, पूछा तो इसने 120 रुपये बता दिए। इससे पूछा तो इसने 140 बता दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे हैं तो सामान का दाम जो है वो बढ़ रहा है। हम और ज़्यादा लोगों से मतलब जब ऑक्शन करवा रहे हैं, मतलब जब सामान का जो गुड्स का है उसका दाम पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। ई रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, हम ऑनलाइन ऑक्शन कराते हैं, और जो हमें सबसे कम दाम में देता है, मतलब उसमें बहुत सारे सेलर हैं, वो अपना दाम मतलब कंपेयर करते हैं और क्वालिटी कंपेयर करते हैं। उसमें जो मान लीजिए ए, बी, सी, ये 3 सेलर हैं, और हम मान लो यहाँ पे हम बायर हैं, डी बायर। अब ये लोग आपस में अपना मतलब प्रोडक्ट का और उसका जो दाम होगा वो कंपेयर करेंगे। उन तीनों में जो सबसे लोएस्ट रेट पे हमें देगा, उससे हम अपना परचेज़ कर लेंगे। तो ये होता है ई रिवर्स ऑक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो इसे ई रिवर्स ऑक्शन कह देते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि डिजिटली अगर होता है ये तो। अब थोड़ा इसकी लिमिट्स देख लेते हैं। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के लिए क्या लिमिट है? 50 लाख या उससे ज़्यादा की लिमिट होती है। अगर हमें कोई भी गुड्स परचेज़ करना है 50 लाख या उससे ज़्यादा का, तो हम क्या करेंगे? एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जो मिनिमम टाइम ऑफ सबमिशन फॉर बिड होता है वो 3 वीक होता है, मतलब 3 सप्ताह होता है। और अगर अब्रॉड से है, मान लीजिए कि हम विदेश से कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ से होगा? अब उसके लिए क्या टाइम होगा? उसके लिए टाइम होता है 4 वीक टाइम का, मतलब 4 वीक का टाइम होता है अब्रॉड के लिए। तो इसमें इतना काफ़ी है कि अगर हम मान लीजिए एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो लिमिट उसकी 50 लाख एंड अबव है। और अगर कोई हमारे टेरिटरी मतलब विद इन इंडिया है तो 3 वीक का टाइम है। आउट ऑफ इंडिया है, जैसे कोई अब्रॉड से हम खरीद रहे हैं, तो उसके लिए फिर टाइम कितना है? 4 वीक का टाइम है बिड सबमिशन के लिए।
ये एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के बाद देखते हैं, इसमें एक आता है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम आइटम्स हमारे कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होता है, उसको हम फिर लुक आफ्टर करते हैं, कहाँ, विदेश में भी देखते हैं, जो अब्रोड है वहाँ से देखते हैं। तो इसके देखने के लिए क्या करेंगे, हम इंडियन एम्बेसी है जो विदेश में, वहाँ पे नोटिस भेजेंगे और मतलब जो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स है उसकी कॉपीज़ भेजेंगे, या फिर जो एम्बेसीज विदेशी इंडिया में हैं उनके पास भी अपनी कॉपीज़ भेजेंगे, ये गुड्स हमें परचेज़ करना है से रिलेटेड। इसमें ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के लिए क्या लिमिट होती है, अगर आपके पास 200 करोड़ से कम का सामान परचेज़ करना है आपको, तो उसमें हम फिर ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी को ओपन नहीं करेंगे। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी ओपन होगी 200 करोड़ से ज़्यादा के परचेज़ के लिए, गुड्स के परचेज़ के लिए। इसमें फिर ऑक्शन, इसमें जब मतलब टेंडर इंक्वायरीज ओपन होगी तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन बिडर, और अब्रॉड से जो बिडर आए हैं वो भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो इसकी लिमिट क्या है, 200 करोड़ से ज़्यादा की अगर गुड्स का परचेज़ करना है हमें, तभी हम ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी ओपन करेंगे। और इसमें गुड्स क्या होना चाहिए, इंडिया में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। इसमें क्या होता है कि इसकी जो लिमिट है वो 50 लाख से बिलो है। मतलब अगर हमें 50 लाख से कम का कोई गुड्स परचेज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी ओपन करनी पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे हम कि जो बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डायरेक्टली हम स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सप्लायर को सेंड करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ सप्लायर कितने होने चाहिए, मिनिमम 4 होना चाहिए इसमें, मतलब मोर देन 3 होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, इसमें 4 होना चाहिए नंबर ऑफ सप्लायर। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में। मोर देन 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होने चाहिए सप्लायर। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 2 बिड सिस्टम में साइमल्टेनियसली कराया जाता है। इसमें पहले होता है टेक्निकल बिड, उसके बाद होती है फाइनेंशियल बिड। ये हमने देख लिया है। इसके बाद ये भी सेम है, 2 स्टेज बिडिंग। एक ऐसा कोई कंडीशन या कोई ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं स्टेटमेंट बना के कि क्या लेट बिड एक्सेप्ट की जा सकती है। तो लेट बिड आफ्टर जो डेट है वो ओवर हो जाने के बाद नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। इसके बाद आता है सिंगल टेंडर इंक्वायरी। इसमें क्या है, वही चीज़ें बता रहा है कि अगर सिंगल सोर्स से प्रोक्योरमेंट करना है तो फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। ये क्या क्या है कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसका पढ़ सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री को प्रोप्राइटर आर्टिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है सिंगल टेंडर इंक्वायरी में, पीएससी जिसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो पीएससी क्या होता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। और ये कब यूज होता है, जब हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं पीएससी, जब हम कोई सिंगल टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं तो हम मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को पीएससी सर्टिफिकेट देंगे, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब आता है बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी जो भी सप्लायर हैं उनको जमा करनी पड़ती है। अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है तो उसे बिड सिक्योरिटी नहीं जमा करनी पड़ती। बिड सिक्योरिटी जनरली होती है 2 से 5% आप द जो गुड्स का कॉस्ट है उससे उसकी कितना होगी, 2 से 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी। और ये अगर कोई मतलब ऐसा रजिस्टर्ड सप्लायर है जो एमएसएमई से रजिस्टर्ड है जिसका, या फिर सेंट्रल परचेस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ से रजिस्ट्रेशन है, तो उसको ये चीज़ें नहीं जमा करनी पड़ेगी। और बिड सिक्योरिटी कब तक वैलिड रहती है, मान लीजिए कोई बिड ओपन की गई तो उसका टाइम होता है बिड फॉर्म सबमिशन का 3 वीक होता है। तो 3 वीक के बाद आपको 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि मतलब 45 डेज इसका एक्स्ट्रा जो टाइम होगा उसमें आपको उसके बाद बिड जो सिक्योरिटी आपने जमा करी है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो ये 45 डेज़ इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। बिड सिक्योरिटी के बाद आता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ये क्या होता है, किसी भी गुड्स के कॉस्ट के 5 से 10% के लिए एडवांस में मतलब उसको सिक्योर रखती है। जो भी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, उसको अपने पास रखता है। और ये कब तक रखता है, 60 डेज़ तक रखता है। इसके बाद परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है। तो ये याद रखना, 5 से 10% होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। उसके बाद अगर गुड्स आपका
अच्छा लगता है, मतलब गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, तो उसे हम 60 डेज़ के बाद वापस कर देते हैं। अब कुछ केसेस में देखते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ सप्लायर। ये इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है इसका, कि एडवांस पेमेंट ऑफ सप्लायर हम किस केसेस में देते हैं और किनको कितना देते हैं। तो एडवांस जब हम किसी को एडवांस देते हैं तो ये कितने दिन के लिए देते हैं? ये 6 मंथ का पीरियड होता है, मतलब 6 मंथ के लिए देते हैं हम किसी को एडवांस। और देखते हैं कितना देते हैं। अगर कोई मान लीजिए प्राइवेट फर्म है तो उसको हम देंगे कितना, 30% देंगे प्राइवेट फर्म को, 30%। और अगर कोई PSU है या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है तो उसको 40% एडवांस देंगे। ये किसके लिए जाता है? ये मान लीजिए कोई मेंटेनेंस वर्क है या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए AC मेंटेनेंस हुआ, कोई मतलब ऐसे उसमें कोई अपने मतलब जो डिपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग में कुछ ऐसे गुड्स लगे हैं जिसका मेंटेनेंस के लिए उन्होंने गारंटीज ले रखी है, या फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए जो मिस्त्री होते हैं या जो एम्प्लॉयर होते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं इनको, और वो उस चीज़ के मेंटेनेंस देखते रहते हैं। अब हम देखेंगे प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज। इसमें 2 तरह के सर्विसेज आती हैं। नंबर 1 कंसल्टेंसी होती है और दूसरा होता है नॉन कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेंसी में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का हमें एक्सपर्ट प्रोवाइड करना है या किसी से एडवाइस लेनी है, तो वो एक कंसल्टिंग मतलब सर्विस हो जाएगी। और नॉन कंसल्टिंग में हो गई जैसे सिक्योरिटी हो गया या कोई व्हीकल किसी ऑफिसर के मूवमेंट के लिए प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें आ जाती है नॉन कंसल्टिंग में। अब प्रोसेस क्या होता है किसी भी कंसल्टेंसी को सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कंसल्टेंसी हमें हायर करनी है। उसके बाद उनमें से 3 को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो हमारे पास मतलब लिस्ट है ऑलरेडी, एक लिस्ट होगी उससे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद हमें इशू ऑफ RFP करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करेंगे। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने के बाद हम फाइनेंशियली एंड टेक्निकली बिड देखेंगे, मतलब 2 बिड सिस्टम अप्लाई करेंगे इसमें। पहले हम फाइनेंशियल, इसमें हम देखेंगे पहले टेक्निकल बिड देखेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल बिड देखेंगे। RFP होता है इसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, हम क्या प्रपोजल मतलब देते हैं उनको, क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज दी रहती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि जो कंसल्टेंसी सर्विस है इसकी लिमिट है 50 लाख से कम है, तो क्या करेंगे, हम लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स जो ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं उनको हम क्या करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्वायरीज उनसे करवाएंगे। और उनका सॉरी इनमें क्या करेंगे, हम फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्वायरीज से लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की लिस्ट एक प्रिपेयर करेंगे, उनसे हम परचेज़ कर सकते हैं। अगर लिमिट 50 लाख से ज़्यादा की है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे। जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, परचेज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे। और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंक्वायरीज कब करेंगे, जब वो सर्विस की कॉस्ट 50 लाख से कम की होगी। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसमें किसी भी कंसल्टेंसी प्रोडक्ट मतलब सर्विसेज को हम एक्वायर कर रहे हैं तो ये क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो होगी वो 80% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो कॉस्ट होगा उसका 20% मिनिमम होना चाहिए, 20%। तो अभी इसमें मान लीजिए कि हम इसमें क्या क्या हो सकता है कि अगर क्वालिटी 70 है तो कॉस्ट 30% भी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी 90 रेशियो 10 नहीं हो सकती है। मतलब पहले इसमें क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद हम फाइनेंस देखते हैं कितना, मतलब कॉस्ट सिस्टम LCS देखते हैं, लीस्ट कॉस्ट सिस्टम देखते हैं इसमें। तो वो क्या होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, मतलब 20 से ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा, 80 से कम होगा इधर। ये एक डायरेक्ट ऐसे रेशियो दे रहते हैं कि इनमें से क्या हो सकता है, तो ऐसे आप याद कर लेना इसको
कि क्वालिटी और फाइनेंशियल का कंपेयर कितना हो सकता है। 80:20 में हो सकता है। 80 से ऊपर नहीं होगा क्वालिटी, और 20 से कम नहीं होगी, 20% से कम नहीं होगी इसका क्या फाइनेंशियल कॉस्ट। लिस्ट कॉस्ट सिस्टम में 20% से कम नहीं होगा। अब आता है नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से सर्विसेज हो गए। जैसे कोई फिजिकल मेजरेबल डिलीवरेबल हो गए, आउटकम वेयर इसका आउटकम हो गया। इसमें देखते हैं जैसे व्हीकल हो गया, मेंटेनेंस किसी मतलब चीज़ की मेंटेनेंस के लिए हो गया, सिक्योरिटी के लिए हो गया, फोटोग्राफर हो गया, फोटो कॉपी करने वाला हो गया, और भी सर्विसेज लाइक ड्रिलिंग, एरियल फोटोग्राफर, सैटेलाइट इमेजनरी मैपिंग। इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में काउंट करते हैं, और इनको प्रोक्योर करने के लिए प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें इन्वाइटेशन ऑफ बिड कैसे होगी। अगर मान लीजिए कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विस की कॉस्ट 50 लाख है, तो उसमें क्या होगा कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगी। इसमें मिनिमम 3, इसमें जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में होगा मिनिमम 3 जो हमारे पास प्रीलिमिनरी लिस्ट होगी उनमें से मिनिमम 3 को छांटा जाएगा, और उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हीं से परचेज किया जाएगा। उनमें जो हमें लोएस्ट रेट पे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनसे किया जाएगा। अगर अबव 50 लाख है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी की जाएगी। अब जैसे मैंने पहले बताया था, ये 50 लाख से कम वाले में क्या होता है कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होती है, तो इसमें मोर देन 3 होता है, मिनिमम 3 नहीं होता, इसमें मोर देन 3 होगा, और मिनिमम 4 होना चाहिए। मिनिमम 4 जो हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है उसमें से मिनिमम 4 को छांटेंगे, और उनसे हम कंसल्ट करेंगे रेट के लिए। मतलब उनमें जो हमें सबसे कम रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उनसे हम सर्विस परचेज करेंगे। और 50 लाख से ज़्यादा के केस में क्या है, इस केस में हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करेंगे जो जेम के थ्रू होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद कुछ खास रहता नहीं है, इसमें कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाते हैं, और वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है पर इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो सभी को धन्यवाद, राम राम सभी को।